अगर आपने मिसेस मूवी देखी है तो आपको भी लग रहा होगा कि ये रिचा की कहानी है, एक बेचारी हाउसवाइफ जिसे फ्री की नौकरानी बना के घर में लाया गया। आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि मूवी में आपकी सिंपैथी की हकदार रिचा है। आज मैं इस मूवी को ब्रेक डाउन करके एनालाइज करने वाला हूँ। मैंने इस मूवी को देखते हुए क्या फील किया, इस मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मेरी क्या ओपिनियन है, और सबसे बड़ा सवाल, इस मूवी का रियल विलन कौन है और रियल विक्टिम कौन है। इन सब का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। मेरा एनालिसिस सुनने के बाद शायद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। मिसेस मूवी द ग्रेट इंडियन किचन का रीमेक है, जो कि एक मलयाली मूवी है। इस मूवी में एक हाउसवाइफ की दुनिया को दिखाने की कोशिश करी गई है, जिससे काफी सारी महिलाएं रिलेट करेंगी। बट मेकर्स की जो भी इंटेंशन थी मूवी को लेके, उसमें वो बुरी तरह फेल हो गए। दिस मूवी हैज डन मोर हार्म टू द कॉज ऑफ विमेन देन जस्टिस। This movie doesn't help women. It makes them feel like victims, even when they have choices. महिलाओं को एम्पावर करने के बजाय ये उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो ऑप्रेस्ड हैं, उन्हें भी जो ऑप्रेस्ड नहीं है। मैं इस मूवी के रिव्यू से ज्यादा इसके सोशल एस्पेक्ट पे फोकस करूंगा। इस मूवी की आज के टाइम में कितनी रेलेवेंस है, इसे कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए और किसे सीरियसली लेना चाहिए, इन सब पे भी मैं बात करूंगा। जल्दी से कमेंट कर दो आपको मूवी देखते हुए सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आ रहा था और सबसे ज्यादा तरस किस पे आ रहा था। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने इस मूवी को 2 बार देखा, पहली बार एज अ न्यूट्रल ऑडियंस और दूसरी बार इस मूवी को रिव्यू करने के लिए। और सच बताऊं तो पहली बार जब मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे भी रिचा पे बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। लग रहा था बेचारी के साथ कितना गलत हो रहा है। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है मूवी में, वो भी रिचा के प्रति सिंपैथी जगाने का काम करता है। और सानिया मल्होत्रा की एक्टिंग भी काफी इफेक्टिव है उसके कैरेक्टर के प्रति सिंपैथी जगाने में। और एक बहुत सही ट्रिक यूज करी गई है मेकर्स के द्वारा, विच इज वेरी सटल। आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड इट। जो रिचा का हस्बैंड है और जो उसके ससुर है, वो उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा लंबे हैं, विच मेक्स देम अपीयर वेरी डोमिनेंट एंड रिचा वेरी हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ देम ऑन द स्क्रीन। आपको ऑटोमेटिकली रिचा पे काफी दया आएगी। लेकिन जब मैंने मूवी दूसरी बार देखी तो मैंने मूवी को ऑब्जेक्टिवली देखा और कुछ चीजें नोटिस करी, लाइक द रियल विक्टिम इन द मूवी इज नॉट रिचा एंड हर हस्बैंड दिवाकर इज नॉट द विलन। असली विक्टिम और सिंपैथी की हकदार तो रिचा की सास है। जो अन्याय गिनाए जा रहे हैं इस मूवी में, वो एक्चुअली में रिचा के साथ नहीं, उसकी सास के साथ हुए हैं। कैसे, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ये मूवी आज की महिलाओं की कहानी नहीं है, बल्कि हमसे पिछली वाली जनरेशन की महिलाओं की कहानी है। हमारी मम्मियों के साथ हुआ है ऐसा, आज की लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, और अगर होता भी है तो बहुत कम। लेकिन मूवी देखने के बाद लड़कियां ऐसे शोर मचा रही हैं जैसे आज भी ससुराल में उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा शादी के बाद, जबकि उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, खाली ड्रामा कर रही हैं। अभी तो बिना कुछ किए ही पति के ऊपर 50 मुकदमे हो जा रहे हैं, और अगर गलती से कुछ कर दिया भाई साहब तो पूछो मत, तांडव मच जाएगा घर में। इस मूवी को ऐसे ही बनाया गया है जैसे बागबान बनाई गई थी। है तो सब कुछ इलॉजिकल, लेकिन आपको मेन कैरेक्टर्स के प्रति पूरी सिंपैथी हो जाएगी। इस मूवी के थ्रू लड़कों के अंदर गिल्ट डाला जा रहा है कि देखो शादी के बाद तुम्हारे घर वाले मेरे साथ क्या क्या करेंगे, और अगर लड़का कहीं गलती से टाइट हो गया तो इस मूवी को लड़कियां वैसे ही यूज करेंगी जैसे पेरेंट्स ने बागबान को यूज किया था बच्चों के अंदर गिल्ट भरने के लिए। आज भी बच्चे गिल्टी फील किए जा रहे हैं अपने माँ बाप को घर से निकालने के लिए, जबकि उन्होंने निकाला भी नहीं। कैसे निकालते भाई, घर तो पिताजी के नाम पे है। बागबान पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बागबान लिख देना। सोशल मीडिया पे आप लड़कियों से इस मूवी के बारे में ये सुनेंगे कि ये मूवी एक ऐसी महिला की कहानी है जो रियलाइज करती है कि अपने ही घर में उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उससे घर के काम एक्सपेक्ट किए जाते हैं, उसकी एस्पिरेशंस को डिसमिस कर दिया जाता है, और उसका अस्तित्व बस एक फ्री की नौकरानी का रह जाता है। एज अ गुड वुमेन शी इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट ऑल हर ड्यूटीज, विच इज गरम गरम फुलके बनाना, हाथ से चटनी पीसना, घर के सदस्यों की प्लेट में जो जूठा बच जाता है उसको साफ करना, लोगों के ताने सहना और पति की सेवा करना। और अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे एक फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो चलो इस पे बात कर लेते हैं। फ्री की नौकरानी की बात करती रहती है महिलाएं, है ना, कि तुमने तो मुझे फ्री की नौकरानी समझ लिया है। नौकरानी की डेफिनेशन क्या है? जो दूसरों के घर में काम करे और अगर उसके बदले पैसे नहीं ले रही है तो उसे फ्री की नौकरानी कहेंगे। लेकिन जब आपकी शादी होती है और आप अपने पति के घर जाती हैं तो वो घर आपका अपना हो जाता है, और अपने ही घर में काम करने से आप फ्री की नौकरानी कैसे हो गए? मेड क्यों आती है फिर घर में? आप ये कहना चाहती हैं कि घर के सदस्य आप में और मेड में बस इतना फर्क करते हैं कि मेड को
पैसे देने चाहिए काम के बदले और आपसे फ्री में काम कराना चाहिए। आप काम करने के बाद मेड की तरह दूसरे घर चली जाती हो खाने और सोने। फ्री की नौकरानी को लीगल राइट्स मिलते हैं क्या? नौकरानी को घर से बाहर निकालने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। आपको घर के काम के बदले कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर फ्री की नौकरानी हो तो काम करने के बाद चलते बना करो, रात में किसी और घर में जाके खाओ और सो, और सुबह काम पे वापस चले आए करो, तब मैं मानूंगा कि आप फ्री की नौकरानी हो। इस मूवी में दिखाया गया है कि रिचा वांट्स टू बी अ डांस टीचर और उसका पति और उसके ससुर इसके अगेंस्ट उसको काम करने नहीं देते। शादी से पहले रिचा अपना डांस ट्रूप चला रही थी, तो रिचा ने शादी से पहले ही दिवाकर से इस बारे में क्यों नहीं बात करी? क्लियरली आप देखोगे कि रिचा ने दिवाकर से शादी से पहले नहीं बताया कि शी वांट्स टू बी अ डांस टीचर, और शादी के बाद भी अपना डांसिंग का काम वो चालू रखेगी। इनफैक्ट जब दिवाकर और रिचा उसके मायके जाते हैं लंच पे, तो रिचा के फादर दिवाकर से बोलते हैं कि डांसिंग रिचा का पैशन है। अब भाई साहब, रिचा ने अपने पैशन के बारे में दिवाकर से कुछ भी नहीं बताया शादी से पहले। इंस्टाग्राम पे रिचा के डांस वीडियोस होते हैं, वो भी उसने दिवाकर को नहीं दिखाया। क्लियरली दिवाकर इज नॉट कंफर्टेबल विद दैट। उसको शादी से पहले बताना चाहिए था। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि रिचा को शादी के बाद हाउसवाइफ ही रहना था। डांसिंग वॉज जस्ट हर हॉबी। उसे पता था कि वो उसमें कुछ खास कमा नहीं पाएगी। जब दिवाकर रिचा से पूछता है कि कुछ कमाई वमाई भी होती है इसमें या बस हॉबी है, तो वो कहती है कि कुछ काम करूंगी तो ही तो कमाई होगी ना दिवाकर। अगर दिवाकर भी ऐसे बोल देता तो शादी से पहले कि काम करूंगा फिर देखते हैं कि कमाई होती है या नहीं। Why was रिचा नॉट अर्निंग बिफोर मैरिज if she wanted to work? जब रिचा का घर के काम में मन नहीं लगता है, then she starts missing her hobby. She demands for an additional cook and maid. और बहुत ही कन्वीनियंटली रिचा को दिन भर काम करते हुए दिखाया जाता है, जबकि घर में एक नौकर है झाड़ू पोछा साफ सफाई के लिए। और घर में डिश वॉशर क्यों नहीं है, ये नहीं समझ में आता। डॉक्टर्स की फैमिली है, वो इजिली अफोर्ड कर सकते हैं डिश वॉशर, लेकिन फिर भी घर में डिश वॉशर नहीं है, और ना ही रिचा एक बार भी डिश वॉशर की डिमांड करती है। क्यों? पता नहीं। शायद हो सकता है मेकर्स को रिचा को बर्तन धोते हुए दिखाना था ताकि वो ऑडियंस को इमोशनल फील करा सके। वह दिवाकर 12 घंटे की ड्यूटी करता है, उसे एक हाउस वाइफ चाहिए थी, और उसने शादी से पहले ही क्लियरली रिचा से बोल दिया था दैट ही लाइक्स होम कुक फूड। तो रिचा को बोल देना था कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। रिचा ने दिवाकर में एक सक्सेसफुल डॉक्टर देख के शादी करी, और दिवाकर ने रिचा में एक घर संभालने वाली महिला देख के शादी करी। तो अब शादी के बाद दोनों को अपना रोल निभाना पड़ेगा। अगर दिवाकर शादी के बाद बोल दे कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, एक्टिंग करनी है, मुंबई जाना है, जैसे फेमिनिस्ट बोल रही हैं कि उसकी एस्पिरेशंस को ससुराल में डिसमिस कर दिया गया, उसकी चॉइसेस को इग्नोर कर दिया गया, तो क्या रिचा और उसके पेरेंट्स दिवाकर के एक्टिंग के पैशन को सपोर्ट करते? अगर वो शादी के पहले अपने एस्पिरेशंस को लेकर दिवाकर के साथ ऑनेस्ट रहती और वो शादी के बाद उसको काम करने नहीं देता, तब आप ये एलिगेशन लगा सकती थी कि उसकी एस्पिरेशंस को डिसमिस कर दिया गया। भाई आपको जो भी काम करना था शादी से पहले उसको क्लियरली आप दिवाकर से डिस्कस कर दी, और दिवाकर ने ब्लेटेंटली कभी रिचा को मना नहीं किया। वो बस टाइम ले रहा था, उसको टाइम चाहिए था डिसीजन लेने के लिए, और उसने बोला भी कि वो पापा जी से बात करेगा, बस अभी अप्लाई मत करो, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद तो उसको रिजाइन करना ही पड़ता बिकॉज दे वर एक्टिवली ट्राइंग फॉर किड्स। अब फेमिनिस्ट आके बोलेंगी कि क्यों रिचा को रिजाइन करना पड़ेगा प्रेगनेंसी के बाद, दिवाकर तो नहीं रिजाइन करेगा। भाई ये सवाल आप भगवान से जाके पूछो, मुझसे नहीं। अब लड़कियां ही बच्चे पैदा करती हैं, अपना दूध पिलाती हैं बच्चे को, तो इसमें आदमियों की क्या गलती है भाई? भगवान को जाके कोसो। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाल लिया फेमिनिस्ट ने। अब लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, अब कपल प्रेग्नेंट होता है। वी आर प्रेग्नेंट बोलना पड़ता है। इंग्लिश का बाप भाई कर दिया इन लोगों ने। घोर कलयुग आ गया भाई साहब। औरतों को वर्क प्लेस पे अपने बॉस का स्लेव बनने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अपनी पति और अपने बच्चों की केयर करने में उसको फ्री की नौकरानी का एहसास होता है। भाई मैं खुद कहता हूँ कि औरतों को नौकरी करनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन परिवार के लिए, ना कि खुद के लिए। हस्बैंड नौकरी पे जाता है, बॉस की गाली खाता है, तो अपने परिवार की खातिर, ना कि खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किंग साबित करने के लिए। जबकि औरत नौकरी करना चाहती है घर और परिवार अवॉइड करने के लिए, खुद को दुनिया के सामने प्रूव करने के लिए, चाहे उसकी जॉब की वजह से फैमिली में प्रॉब्लम्स ही क्यों ना आ रही हो। मेरे कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं औरतों के कमेंट से कि अगर महिलाएं भी काम करेंगी तो फिर वो शादी क्यों करें। ये वही फेमिनिस्ट हैं जो क्लेम करती हैं कि इन्होंने अपने पति के लिए अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया, जबकि इन्हें मजा आ रहा हाउस वाइफ रहने में। तो जब मैंने वीडियो बना दी तो ये तिल मिला रही है, जोर जोर से स्कीम बता दे सबको।
अब रिचा की सास कुछ दिन के लिए घर रिचा के भरोसे छोड़ के अपनी बेटी के पास चली जाती है और रिचा ने खुद अपनी सास को बोला था कि हो आइए ना मम्मी जी, मैं संभाल लूंगी घर। सास नहीं जाना चाहती थी रिचा के भरोसे घर छोड़ के। उनको क्या पता था कि थोड़े ही दिन में कांड हो जाएगा। सास को कोई आइडिया नहीं था कि फेमिनिज्म का जमाना है। पापा जी को सिलबट्टे की चटनी पसंद है, उन्हें मिक्सर में पिसी हुई चटनी पसंद नहीं है। तो अब सास नहीं है तो रिचा को सिलबट्टे पे चटनी पीसनी पड़ती है। तो चटनी पीसते वक्त उस आंख पे टच कर देती है और उसकी आंख में जलन होने लगती है। तो वो क्या करती है कि चटनी मिक्सर में पीस के ले आती है। तो पापा जी मालिश ले रहे होते हैं उस टाइम, तो उन्हें मिक्सर की आवाज़ सुनाई देती है। तो उन्हें समझ में आ जाता है कि चटनी मिक्सर में पिस रही है। तो खाना परोसते वक्त वो रिचा से दही लाने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या ये चटनी मिक्सर में पिसी हुई है। तो रिचा बोलती है हाँ पापा जी। तो पापा जी इस बात का कोई इशू नहीं बनाते, कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, आप अकेले क्या क्या मैनेज करोगे, आपकी मम्मी को आदत है। तो पापा जी ने तो कोई इशू नहीं बनाया, ना ही रिचा को फोर्स किया सिलबट्टे पे चटनी पीसने के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रिचा को टॉन्ट मार रहे थे। अरे भाई आराम से शांति से स्माइल करके उसने बोला और मान लिया कि चलो उसने टॉन्ट मारा, ठीक है, तो क्या हो गया, सूली पे तो नहीं चढ़ाया ना रिचा को, जबरदस्ती चटनी पिसवाई तो नहीं सिलबट्टे पे। और भाई टॉन्ट मारने के लिए क्या उसको उसके ऊपर केस कर दोगे क्या? भाई बुजुर्ग आदमियों को तो काम ही है टॉन्ट मारना। पापा जी अपना फेवरेट कुर्ता रिचा से हाथ से धोने के लिए कहते हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन में उसका दाग नहीं जा रहा था। तो रिचा ने भी तो पापा जी को सुना दिया 2 parts lemon and 1 part baking soda, kitchen is the solution to every problem। ऐसा लगे कि अभी पापा जी से उनको खुद ही धोने के लिए कह देगी। पापा जी ने तो ईगो पे नहीं लिया कुछ भी। जब रिचा के पीरियड स्टार्ट होते हैं तो दिवाकर उसे रेस्ट लेने के लिए बोलता है। जब वो पूछती है क्यों, तो वो बोलता है बिकॉज यू नीड रेस्ट। चलो हाँ माना कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, इस वजह से उसने किचन में जाने से मना किया, लेकिन अगर उसको साइड हटा दें तो रिचा को 5 दिन का रेस्ट मिलता है और उस 5 दिन तक उसको कंप्लीट रेस्ट मिलता है और कोई काम उसे करने के लिए नहीं कहा जाता है। तब तो उसे खुश हो जाना चाहिए, लेकिन तब भी वो मुंह फुला के बैठी रहती है। एक दिन दिवाकर का लंच रिचा उसके क्लिनिक पर नहीं भेजती है क्योंकि वो किचन में गाना सुनते हुए डांस करते हुए खाना बना रही थी। तो दिवाकर रात में आके उसके ऊपर गुस्सा करता है, जो कि जाहिर सी बात है यार, 12-12 घंटे आदमी काम कर रहा है, 50-60 पेशेंट बैक टू बैक देख रहा है, भूखे पेट काम नहीं होता है। तो उसने सुना दिया, पति पत्नी के बीच तो इतना नोकझोंक चलता है, कोई बड़ी बात नहीं। और रिचा को भी क्या एक बार भी ख्याल नहीं आया कि दोपहर में उसने लंच नहीं भेजा दिवाकर को, पति भूखा बैठा होगा, एटलीस्ट फोन करके बोल दो कि लंच नहीं भेज पाऊंगी दिवाकर, बाहर से कुछ ऑर्डर करके खा लेना। भाई काहे की पत्नी हो भाई तुम? When she complains to Divakar about lack of foreplay during intercourse towards the end of the movie, Divakar accuses her of having experience and being a sex expert, which is wrong. लेकिन ये सीन मुझे काफी absurd लगा क्योंकि दिवाकर एक गायनोकोलॉजिस्ट है और उसे इस बात की ऑलरेडी नॉलेज है क्योंकि महिलाएं उसके पास ऑलरेडी इस तरह की समस्याएं लेकर आती होंगी। तो उसे कैसे नहीं पता अपनी बीवी के डिजायर्स के बारे में कि उसे पेन होता होगा, फोरप्ले इज इम्पोर्टेंट। इस बात का मूवी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। दोनों के बीच लव मेकिंग सीन्स को जबरदस्ती ऐसे दिखाया गया है दैट रिचा इज बीइंग यूज्ड एंड अब्यूज्ड बाय हर हस्बैंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जबकि क्लियरली दिवाकर इज शोन टू बी अ लविंग हस्बैंड अदरवाइज। एक और इलॉजिकल इशू दिखाया गया है मूवी में किचन सिंक के पाइप के लीकेज का। रिचा दिवाकर से प्लम्बर को बुलाने को बोलती है बट अपेरेंटली फॉर नो रीजन दिवाकर उसे इग्नोर कर देता है, प्लम्बर को नहीं बुलाता। क्यों पता नहीं, वो भी तब जब उसकी फैमिली किचन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। बुआ जी बोलती भी हैं कि जिस घर में किचन साफ होता है उस घर में बरकत होती है। बुआ जी भी एक बार भी पापा जी से कंप्लेन नहीं करती है कि किचन में पाइप लीक हो रहा है, उसको रिपेयर करा दो। चलो दिवाकर ने इग्नोर कर दिया, किसी रीजन से उसने नहीं बुलाया प्लम्बर को। पापा जी से बोल देती, नौकर से भेजकर प्लम्बर बुलवा लेती, खुद ढूंढ लाती, अर्बन क्लैब से बुला लेती, इंटरनेट पे आप जॉब अप्लाई कर सकती हो तो अर्बन क्लैब से आप प्लम्बर तो बुलवा ही सकती हो। बेसिकली ये नहीं समझ में आता कि सब उस पाइप लीकेज को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। नथिंग एड्स अप। करवा चौथ के दिन भी फास्टिंग के बावजूद रिचा को घर के सारे काम करने पड़ते हैं, विच वॉज रॉन्ग। पापा जी खाना खाते टाइम फास्टिंग के बेनिफिट्स गिना रहे होते हैं जबकि रिचा वहां पे भूखे प्यासे खड़ी होती है। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि रिचा दिवाकर से क्यों नहीं कहती कि फास्टिंग के दिन मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी। फिर हम देखते कि दिवाकर का क्या रिएक्शन है। हालांकि बुआ जी आई थी रिचा की हेल्प करने, लेकिन वो खुद फास्ट पे थी, कितना ही हेल्प करती। गेस्ट जब आते हैं तो अलग अलग आइटम्स डिमांड करते हैं।
which is unfair. Guest offers that men will cook tonight. After cooking, they leave a mess behind them for Richa to clean. अरे तो दिवाकर से लड़ लेती यार कि खाना बनाने के बाद किचन का बाप भाई कर दिया तुम लोगों ने, आगे से ऐसा नहीं चलेगा. गॉड सेक, एक्ट लाइक अ वाइफ एंड नॉट मिस्ट्रेस और गुलाम. पापा जी के बर्थडे पे दिवाकर गेस्ट के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी रिचा को देता है, लेकिन रिचा एक बार भी दिवाकर से नहीं बोलती कि इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले नहीं बना सकती. क्यों पता नहीं. इनफैक्ट घर का नौकर रिचा को शिकंजी का ऑर्डर देकर चला जाता है और रिचा किचन में बैठ के अंदर ही अंदर उबल रही होती है. रिचा गुस्से में शिकंजी की जगह नाले का पानी गेस्ट को सर्व कर देती है, जिन गेस्ट की तो कोई गलती भी नहीं है. और जब दिवाकर गुस्से में रिचा से पूछने आता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो वही नाले का पानी उसके ऊपर फेंक के मार देती है. अपेरेंटली ही डिजर्व्ड इट बिकॉज वो प्लम्बर को बुला नहीं रहा था. क्यों नहीं बुला रहा था पता नहीं भाई साहब. मूवी मेकर्स ने सोचा होगा क्या जरूरत है एक्सप्लेन करने. रिचा हैज अ सीरियस प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन स्किल्स. वो अपनी कोई भी बात क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करती है दिवाकर के साथ. पति पत्नी आपस में कितनी बातें करते हैं, एटलीस्ट न्यूली वेड कपल्स तो बात करते हैं, लेकिन रिचा अपनी प्रॉब्लम्स को दिवाकर के साथ डिस्कस नहीं करती है. उसको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि वो घर की बहू है. उसे देख के लगता है जैसे वो बहू नहीं है, कि एम्प्लॉय है जो अपने बॉस से डरती है और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है. इसमें इन लॉज का कोई फॉल्ट नहीं दिखता मुझे, क्योंकि कोई उसको डराता धमकाता नहीं है, किसी चीज का दबाव नहीं डालता है. सब उससे अच्छे से ही बात करते हैं और सलीके से ही उसके साथ पेश आते हैं. वो खुद ही अपने मन में इस बात का लोड लेकर चल रही होती है कि मुझे एक अच्छी बहू बनना है. बर्तन धोते हुए वो ऐसे मुंह बनाती है जैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हो और पीछे सैड सा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, जैसे उसको टॉर्चर किया जा रहा है. कुछ ही दिनों की बात थी, जब सास थी तब तो नहीं धुलना पड़ता था, सास ही बर्तन धोती थी. मैं भी बर्तन धोता हूँ डेली अपने, लेकिन बैकग्राउंड में कोई सैड म्यूजिक नहीं चलता है. उससे फुलके नहीं बनते थे तो सास उसको ताना नहीं मारती थी, बल्कि आके उसकी हेल्प करती थी. पापा जी भी अपनी मर्यादा में ही रहते हैं, उससे रिस्पेक्टफुली बेटा बेटा करके बात करते हैं. दिवाकर भी मुझे ऐसा कोई जुल्मी पति नहीं लगा. उसे क्या चाहिए वो रिचा से क्लियरली शादी के पहले ही कम्युनिकेट कर देता और शादी के बाद भी बता देता था. सुबह से लेकर रात तक तो वो काम ही करता था, तो भाई जुल्म कहाँ से करेगा वो. और उसने कई जगह केयरिंग जेस्चर्स दिखाए हैं मूवी में, जैसे किचन में जब वो रिचा के पास जाकर बैठता है, वो उसको चाय देती है तो वो एक दूसरा कप लेके आधी चाय उस कप में डालकर रिचा को देता है साथ में पीने के लिए. जब वो रिचा की मम्मी से पूछता है कि ये सब रेसिपीज रिचा को भी सिखाई है ना आपने, तो रिचा की मम्मी बोलती कोशिश तो पूरी करी थी. तो दिवाकर बोलता है कि कोई बात नहीं, जो ये मम्मी नहीं सिखा पाई वो दूसरी मम्मी सिखा देगी. ही इज नॉट अ बैड गाय. एक सीन में दिवाकर wants to have sex with Richa even when she is not comfortable because she is overeaten. But he doesn't use force or cruelty. He uses smile and love and relentless persuasion for that. But Richa still could have been firm and said she can't do it. लेकिन पता नहीं उसमें क्या inferiority complex है. उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लगता ही नहीं है कि वो अपने आप को वाइफ मानती है. ऐसा लगता है जैसे उसको बहू बना के उसके ससुराल वालों ने उस पर एहसान किया है. इसमें उसके इन लॉज की क्या गलती है अगर वो ऐसा फील करती है तो, क्योंकि कोई उससे बदतमीजी से बात नहीं करता, कोई उसको टॉर्चर नहीं करता, सब उससे अच्छे से ही बात करते हैं, प्यार से ही बात करते हैं. जब रिचा और दिवाकर रिचा की फ्रेंड के घर डिनर पर जाते हैं तो दिवाकर टेबल साफ करने लगता है, तो रिचा इमीडिएटली अपनी फ्रेंड के सामने टॉन्ट मार देती है कि यहाँ तो बड़ी हेल्प कर रहे हो, घर पे तो हेल्प नहीं करते हो. तो दिवाकर पूछता है क्यों, मैं घर पे हेल्प नहीं करता. तो रिचा बोलती है कि भाई साहब तो पापा जी के साथ ही तुरंत टेबल से उठ जाते हैं, फ्री की नौकर जो मिल गई है. तो दिवाकर अपसेट हो जाता है, और जो कि जायज है. भाई वो आदमी 12 घंटे काम करता है दिन भर, है ना, सुबह निकलता है रात में आता है. तो रिचा दिन भर घर में रहती है, तो उसको एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए दिवाकर से कि वो घर के काम में हेल्प करे, वो भी तब जब घर में साफ सफाई के लिए नौकर भी है और सास भी घर के काम में पूरी हेल्प करती है. यहाँ दिवाकर की कोई गलती नहीं थी. ही वॉज राइट टू बी अपसेट, और रिचा एडमिट भी करती है कि शी वॉज एट फॉल्ट. दिवाकर करवा चौथ के दिन रिचा से बोलता है कि डांस रील्स अपनी डिलीट करो. रिचा मना कर देती है. ही टेल्स कि अगर इस घर में रहना है तो इस घर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो रोने लगती है. लेकिन दिवाकर कोई उसको घर से निकाल तो नहीं देता, उसको मारता पीटता तो नहीं है कि डिलीट करो वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा मार के. एक्सेप्ट कर ही लेता है कि नहीं डिलीट करेगी. इस मूवी में जो रियल विक्टिम है वो है सास. ये मूवी एक्चुअली में उसकी स्टोरी होनी चाहिए. दिस मूवी डेपिक्ट्स द लाइफ ऑफ आवर मदर्स एंड नॉट द विमेन ऑफ टुडेज जनरेशन. आज की सोसाइटी को ये मूवी रिप्रेजेंट नहीं करती. आज की महिलाओं के पास लीगल राइट्स हैं, प्रोटेक्शंस हैं एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट. रिचा की सास को आप मूवी में हर टाइम रोबोट की तरह काम करते देखोगे. चेहरे पे कोई इमोशंस,
फीलिंग्स नजर नहीं आते। हर टाइम चेहरे पे 12 बजा रहता है, जैसे कोई मारपीट के काम करा रहा हो उससे। एंड शी एक्चुअली गिव्स द वाइब ऑफ अ मेड, व्हिच इज सैड टू सी। रिचा की सास ने इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया हुआ होता है, फिर भी उनको हाउसवाइफ का रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम औरतों के पास चॉइस नहीं होता था। उनसे पूछ के उनकी शादी नहीं कराई जाती थी। तो शादी के बाद क्या करेंगी, इसमें भी उनसे उनकी चॉइस नहीं पूछी जाती थी। जबकि रिचा के ऊपर शादी का कोई दबाव नहीं था, उसकी मर्जी से शादी हुई। वो शादी से पहले दिवाकर से अपने करियर के बारे में डिस्कस कर सकती थी। एक बहुत ही पावरफुल सीन है मूवी में जिससे मैं काफी अफेक्ट हुआ, जब रिचा की सास अपने पति की चप्पल निकाल के रखती है। मतलब पापा जी अपनी चप्पल तक खुद से नहीं निकालते हैं, और ये रियलिटी रही है पिछले जनरेशन की महिलाओं की। बर्तन भी मूवी में देखेंगे आपकी सास ही धुलती है, वो रिचा को नहीं धुलने देती है। वो टिपिकल सास की तरह रिचा के ऊपर हुक्म ही नहीं चलाती। पता नहीं फेमिनिस्ट को इस मूवी में रिचा के ऊपर कौन सा अत्याचार होते हुए दिख रहा था, और वो इससे रिलेट भी कर रही है। कुछ दिन के लिए सास की एब्सेंस में घर का काम करना पड़ गया, घर संभालना पड़ गया, तो मैडम ने घर ही छोड़ दिया और डिवोर्स ले लिया। एक बार भी रिचा ने फोन पे अपने सास से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करी। ऐसे थोड़ी ना होता है। सास कितने भरोसे से अपना घर, अपना पति रिचा के भरोसे छोड़ के गई थी। लेकिन रिचा ठहरी मॉडर्न महिला, जिसके लिए देश की सारी महिलाओं का दिल धड़क रहा है। लेकिन रिचा ने अपनी सास के लिए क्या स्टैंड लिया? वो भी तो पैट्रियार्की की शिकार थी। एंड द वर्स्ट पार्ट इज शी नेवर इवन गेट्स टू क्वेश्चन हर सफरिंग द वे रिचा डज। रिचा एट लीस्ट हैज अवेयरनेस। शी इज फ्रस्ट्रेटेड, शी वांट्स चेंज, and she is actively fighting for it. But her mother-in-law, she doesn't even realize she is a victim. And that is far more tragic. But here's the problem. Mrs. barely acknowledges this. The movie treats the mother-in-law as part of the problem, rather than someone who was just as much a victim of the system. भाई दिवाकर इस मूवी का विलन नहीं है, सास विलन नहीं है, तो इस मूवी का विलन है कौन? पापा जी। इन्होंने ही अपनी वाइफ का जीवन झंड बनाकर रख दिया। खूब सेवा कराई अपनी जिंदगी भर और इस फैमिली सिस्टम को नॉर्मलाइज किया। पापा जी खुद तो रिटायर हो गए, लेकिन अपनी वाइफ को रिटायर होने नहीं दे रहे हैं, अपनी सेवा कराए जा रहे हैं। पापा जी अपनी वाइफ पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उनकी वाइफ उनसे पहले नहीं मरेगी, लास्ट तक उनकी सेवा करती रहेगी। और हमारे देश में पापा जी जैसे जितने भी पापा जी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अपनी पत्नी पर हद से ज्यादा निर्भरता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है, अगर भगवान न करे अगर उनकी वाइफ को उनसे पहले कुछ हो गया तो। और इस मूवी में सास बिल्कुल ही मीक कैरेक्टर है। सास भले घर का काम करती हो, लेकिन वो घर का मालकिन होती है। और बुढ़ापे में तो पापा जी को भी टाइट करके रखती है। कौन सी महिला बुढ़ापे में अपने पति से डरती है भला? हर औरत को पता होता है कि मैंने इसको अपने ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट बना लिया है। इस बुढ़े की चप्पल तो मैं निकाल कर देती हूँ, ज्यादा चूचपड़ करेगा तो जीना मुश्किल कर दूंगी इसका। पापा जी मस्त योगा करते हैं, मालिश करवाते हैं, रिटायरमेंट का पूरा मजा ले रहे हैं, और वाइफ को एक्चुअली में अपनी नौकरानी बनाकर रखा है। इस उम्र में भी अपनी पत्नी से सिलबट्टे पे चटनी पिसवाते हैं। बताओ, हाउ कैन यू अवॉइड अ सिचुएशन लाइक रिचा? सबसे पहले तो आपके लिए जो भी बातें इंपॉर्टेंट है वो सब शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर लो। डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पार्टनर, क्योंकि शादी के बाद एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। इट मे डैमेज योर रिलेशनशिप। शादी के बाद आपको अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, एटलीस्ट फॉर फ्यू इयर्स। अ न्यूली मैरिड कपल शुड हैव अ सेपरेट मैरिटल होम, और मैंने इस टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आप जो भी अंदर से फील कर रही हो उसको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन इज द की। अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को अंदर बिल्डअप मत करो, जस्ट लेट इट आउट। हो सकता है कि आपका पार्टनर अंतर्यामी ना हो, जब आप मुंह खोल के बताओगी उसको तो हो सकता है वो समझ जाए। और जो आदमी दिन भर काम करके थक के आता है भाई, उसके पास एनर्जी नहीं होती आपकी माइंड रीडिंग करने के लिए। तो बॉलीवुड से इंस्पिरेशन मत लो कि जो आपसे प्यार करता है वो बिना कुछ बोले ही आपके मन की बात समझ जाता है। The biggest problem with Mrs. अगर ये मूवी प्रॉपरली और लॉजिक के साथ फैमिली डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करती तो इस मूवी का सोसाइटी पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था। बट इट वेस्टेड दैट पोटेंशियल बाय चूजिंग सीन्स दैट वर जस्ट कन्वीनियंट एंड हैड नो लॉजिक बिहाइंड देम। इट प्लेज इनटू द सेम ओल्ड नैरेटिव, men equals villains, mother-in-law is the enabler and young woman is the victim. It also leaves a lot for the audience to interpret as per their own biases. ये मूवी आज की लड़कियों के बारे में नहीं है। आज आदमी अपनी बीवी से डरता है, ना कि लड़की डरती है।
आदमियों की फटी पड़ी है शादी को लेके। एंड ऑफ द मूवी इज रियली डिसअपॉइंटिंग। रिचा इनोसेंट गेस्ट को नाले का पानी पिला देती है और बिना कुछ एक्सप्लेन किए भाग जाती है। इस घटिया एंडिंग को एक पावरफुल मोमेंट की तरह दिखाया गया है कि कैसे रिचा हिम्मत जुटा के फाइनली ससुराल की बेड़ियों को तोड़ के भाग जाती है। वाह, दिवाकर ने एंड में दूसरी शादी कर ली। अब फेमिनिस्ट कह रही है कितना आसान होता है लड़कों के लिए, दूसरी नौकरानी ढूंढ लाए वो लोग और रिचा के चले जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई और क्या करता वो? रिचा राय का पहाड़ बनाकर चली गई। उसने कभी अपनी प्रॉब्लम्स ठीक से दिवाकर के साथ डिस्कस नहीं करी, कुछ भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। तो वो क्या करता? देवदास बन के जीता जिंदगी भर। और मैडम डांस टीचर बन जाती है, खुद को फ्लावर्स गिफ्ट करती हैं। सो मोटिवेटिंग फॉर वुमेन। इमेजिन अ वर्जन ऑफ दिस मूवी जहां सास के स्ट्रगल्स पे फोकस होता और बहू सास के लिए स्टैंड लेती कि कैसे उसने इतने सालों तक ससुराल में सफर किया, अपनी इच्छाओं का गला घोटा और अंत में वही उसे बनना पड़ा जिसे वो हेट करती थी। कैसे पति तो रिटायर हो गया लेकिन उसकी रिटायरमेंट नहीं हो रही है। दैट वुड हैव बीन अ पावरफुल स्टोरी, बट इंस्टेड वी गॉट अनदर poor young bahu versus evil in-laws story. This movie could have been a meaningful take on real struggles. Instead, it chose to manipulate emotions and push an outdated narrative. And that's the biggest problem with Mrs. What do you think? Let me know in the comments. अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो and press the bell icon to never miss a video from Saurabh Srivastava.